नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जो नेता बात बात पर बड़े बड़े रोड शो करता था, जो नेता जश्न में या फिर जलसों में यकीन करता था, जो नेता हर वक्त कैमरे से घिरा रहता था, चारों तरफ कैमरे से घिरा रहता था, जिसे भीड़ में जश्न में रहना ही पसंद था, आखिर वो नेता अचानक तन्हा कैसे हो गया? आखिर पिछले दिनों में ऐसा क्या हुआ कि मोदी जी अब महफिल में भी जैसे अकेले बैठे हों? ऐसा क्यों लगता है? आखिर क्या बात है कि मोदी जी आजकल ज्यादातर समय या तो अपने दफ्तर में, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, या पार्लियामेंट हाउस के ऑफिस में, या फिर घर पर बिताते हैं, पब्लिक फंक्शंस में ज्यादा दिखते नहीं हैं, और अगर कहीं जाते भी हैं तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी दिखती है। अब दोस्तों, अगर मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो कम से कम कैमरे पर यकीन करिए, तस्वीरों पर यकीन करिए। एक ताज़ी तस्वीर देखते हैं, पिक्चर और क्लियर होगी, एक्सप्रेशन मोदी जी के और क्लियर होंगे, कहानी और समझ में आएगी। ये जो ताज़ी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये ताज़ी तस्वीर पार्लियामेंट की है, हाल फिलहाल की है, और यहाँ बड़े बड़े नेता, जी हाँ, देश के बड़े नेता सब एक साथ एक छत के नीचे पर बैठे हैं। बिरला जी, ओम बिरला जो स्पीकर हैं, उनका चैम्बर है, ओम बिरला जी बैठे हैं, अपोजिशन पार्टी के नेता बैठे हैं, सामने आपको वाइट टी शर्ट में राहुल गांधी दिख रहे हैं, इधर राजनाथ सिंह बैठे हुए हैं, अमित शाह बैठे हुए हैं, और मोदी जी बैठे हैं। लेकिन मोदी जी का ध्यान लगता है कि कहीं अलग है। अब अगर गौर से आप देखें तो इस तस्वीर में राहुल गांधी मुस्कुरा रहे हैं, चेहरे पर एक रौनक है, नूर है, लेकिन मोदी जी जो सोफे पर बैठे हैं कहीं और देख रहे हैं, और चेहरे पर मायूसी साफ झलक रही है। अब दोस्तों, ये जो मायूसी मोदी जी के चेहरे पर दिख रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? क्या मोदी जी हर मोर्चे पर आजकल फेल हो रहे हैं? चारों तरफ से मुसीबत से घिरे हुए हैं, बदकिस्मती का दौर है, और अगर अर्थनीति देखें तो बेरोजगारी और महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, लगाम कस नहीं पा रहे। अगर आप विदेश नीति देखें तो अभी तक छाती पर चीन था, लेकिन बगल में बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, एक्सपर्ट्स कह रहे हैं फेलियर है फॉरेन पॉलिसी का। अगर आप संसद देखें, संसद में देखें जहां मोदी जी की तूती बोलती थी, प्रचंड बहुमत था, आज नौबत यह है कि बिल पास कराने में, कानून पास कराने में मोदी जी को दिक्कत हो रही है। कभी चुटकियों में कानून पास होते थे, आज कानून पास कराने में दिक्कत आ रही है। और इन सब से बढ़कर अगर राजनीति को, विपक्ष को, राहुल गांधी की आक्रामकता को, अखिलेश के तेवर को किनारे भी कर दें तो एक और तकलीफ है, जो बड़ी तकलीफ है, पहाड़ जैसी है। 3 राज्यों के चुनाव, क्या जो 3 राज्यों के चुनाव आने वाले हैं 2 महीने बाद, और नतीजे नवंबर में होंगे, क्या इन चुनाव में, क्रूशल इलेक्शंस में मोदी जी को कहीं ना कहीं हार का डर सता रहा है, और वो चेहरे पर दिख रहा है? और क्या मोदी जी को ऐसा लगता है कि अगर ये चुनाव हाथ से निकल गए, हरियाणा निकला, महाराष्ट्र निकला या झारखंड निकला, तो बीजेपी में जो बगावत का कहीं ना कहीं ज्वालामुखी धधक रहा है वो फटेगा? बगावत का जो धुआं है वो आग की तरह फैलेगी, और आरएसएस जो मौके का इंतजार कर रही है वो कुछ ना कुछ खेल करेगी। तो क्या ये प्रेशर है घर के अंदर से, या फिर ये जो बैसाखियां हैं, एक इस कंधे के नीचे, एक दूसरे कंधे के नीचे, एक नायडू की बैसाखी, एक नीतीश की बैसाखी, क्या मोदी जी को लगता है कब तक कंप्रोमाइज करें, कब तक झेलें इन 2 खिलाड़ियों को? क्या ये बैसाखियां खिसक भी सकती हैं कंधे के नीचे से? ये डर सता रहा है, इसलिए वो मायूस दिखते हैं। अब दोस्तों, ये बातें मैं कोई हवा में नहीं कह रहा हूँ, किसी तस्वीर के आधार पर या एक फेशियल एक्सप्रेशन के आधार पर नहीं कह रहा हूँ। वो मोदी जी जो पूरे दिन भर सुबह 8 बजे किसी फंक्शन में, 10 बजे किसी फंक्शन में, 12 बजे किसी वीडियो कॉन्फ्रेंस में, फिर किसी मीटिंग में, फिर किसी कैबिनेट की मीटिंग में, फिर किसी जलसे में, फिर किसी दूसरे शहर को चले गए, राज्य में चले गए, दोपहर में अगर दिल्ली हैं तो शाम को अहमदाबाद हैं, रात में मुंबई में किसी कार्यक्रम में।
पब्लिक फंक्शन आफ्टर पब्लिक फंक्शन। जो मोदी एक एक दिन में गोदी मीडिया के टेलीविजन्स में 4-4 बार हेडलाइन बदल देता था, वो मोदी आजकल पब्लिक फंक्शन से थोड़ा सा ऐसा लगता है परहेज कर रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आखिरी बड़ा फंक्शन अगर मैं मोदी का देखूं पिछले कुछ दिनों में, तो 3 अगस्त को था दिल्ली में, एक एग्रीकल्चर की कॉन्फ्रेंस थी जो उन्होंने एड्रेस करी थी। अगर आप वीआईपीज़ के साथ उनकी मुलाकात देखें तो मैं कहूँगा कि अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखें पीएमओ का या प्राइम मिनिस्टर का, तो 5-6 दिनों में जो बड़ी मुलाकातें हैं 2 ही हैं, एक नागालैंड के चीफ मिनिस्टर के साथ और एक केरल के गवर्नर मोहम्मद आरिफ खान साहब के साथ। और अगर कोई मीटिंग उन्होंने करी है तो वो अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले एमपीज़ की मीटिंग थी, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की मीटिंग थी। वो ज़रूरी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा ऑर्डर आ गया था। सवाल इस बात का है कि क्या वाकई पब्लिक अपीयरेंस से वो परहेज कर रहे हैं? क्या उनको लगता है कि वाकई ओवरडोज हो गई है, ओवर एक्सपोजर है उनका, हर जगह दिखना? अब जैसे आज वो वायनाड गए हैं, वायनाड इसलिए गए क्योंकि वायनाड में वाकई एक बहुत बड़ी तबाही थी, एक बहुत बड़ा हादसा था, वहाँ जाना ज़रूरी था। लेकिन अगर वायनाड हटा दें, बड़े फंक्शंस में, पब्लिक फंक्शंस में मोदी नहीं है, कैमरे के चारों तरफ, उसके बीच में मोदी नहीं है। अब दोस्तों मैं ये तो नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी के चेहरे पर आजकल नूर ज़्यादा है, मोदी जी के चेहरे पर नूर कम है, या मैं ये कहूँ कि राहुल गांधी जो हैं ही इज़ बबलिंग विथ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस है, बहुत एग्रेसिव हैं, और मोदी जी पार्लियामेंट में ही नहीं जा रहे, राहुल गांधी को ही फेस नहीं कर रहे हैं। जब वित्त मंत्री बजट पर बोल रही हैं तो मोदी जी बैठे ही नहीं हैं संसद में। मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन एक चीज़ मैं आप पर छोड़ता हूँ, आप भी इस पर गौर करें। मोदी जी जिस तरह से भीड़ में अकेले दिख रहे हैं, उनके चेहरे पर जो मायूसी है वो किस तरफ इशारा करती है? क्या वाकई चारों तरफ से मोदी घिर रहे हैं? और ये जो 3 राज्यों में चुनाव है, बिग चैलेंज है उनके लिए। नायडू नीतीश बिग चैलेंज है, और एक एग्रेसिव अपोजिशन, एक बहुत ही आक्रामक विपक्ष, और मोदी जी के उसके सामने 240 सांसद अल्पमत में बीजेपी। क्या ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और मोदी जी को डिस्टर्ब कर रहा है कहीं ना कहीं, और वो उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं लेकिन सॉल्यूशन मिल नहीं रहा है? करें तो करें क्या? मुझे लगता है बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं बात मोदी की नहीं कर रहा हूं, मैं बात इस देश के प्रधानमंत्री की कर रहा हूं। मुझे लगता है वीडियो गौर से देखिएगा, 2 खास मेहमान हैं। अशोक वानखड़े टाइगर होंगे, टाइगर के ऑब्जर्वेशंस देखिएगा। उमाकांत लखेड़ा होंगे, वो भी ऑब्जर्व करते हैं मोदी को, राजनीति को, उनको सुनिए, दोनों को सुनिए। मुझे आपने सुन लिया, खुद तय करिए कारण क्या है। मोदी जी आजकल मायूस मायूस क्यों दिखते हैं? टाइगर, पहला सवाल, नरेंद्र मोदी पब्लिक अपीयरेंस नहीं कर रहे हैं, 4-5 दिन हो गए। वायनाड का दौरा, जो एक जरूरी दौरा था प्रधानमंत्री के लिए, जिस तरह का वहां पर हादसा हुआ है, उसको अगर आप छोड़ दें, पार्लियामेंट हाउस जाते हैं, सदन में नहीं जाते, कोई पब्लिक अपीयरेंस नहीं। वो मोदी जो 3-3, 4-4 पब्लिक अपीयरेंस कर रहे थे, कैमरे उनके पीछे दौड़ते थे, मोदी हर फ्रेम में दिखते थे, मोदी सुर्खियों में थे, मोदी हेडलाइंस में थे, वो मोदी आज की तारीख में एक मायूसी के आलम में दिखते हैं। और कल जब उनकी तस्वीर कई दिनों के बाद दिखी स्पीकर के चेंबर में, तो वो जो चेहरा था बहुत कुछ बता रहा था। एक तो उस चेहरे पे नूर नहीं था, और कहीं ना कहीं मायूसी थी। ये जो मायूसी है अचानक नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उनके हाव भाव में, भाव भंगिमा में, उनकी पूरी पर्सनालिटी में, क्या वजह है? या मेरी आंखें धोखा दे रही हैं? नहीं नहीं नहीं, आंखें आपकी किसी के लिए धोखा दे रही है। उन्होंने स्वयं से धोखा खाया है। उन्होंने स्वयं से धोखा खाया है। खुद से हमारी आंखें धोखा नहीं दे रही है, उन्होंने स्वयं से धोखा खाया है। जिसको अपना साथी समझ के चले थे वो उनका बॉस बन चुका है। अभी अमित शाह जी तय करते हैं कि वो किससे मिलेंगे, क्या मिलेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपने कहा कि चेहरे पे वो नूर नहीं है, उनको पहली बार समझ में आ रहा है कि बैसाखियों की सरकार किसको कहते हैं। पहली बार समझ में आ रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ में लेके चलने वाली जो बात है वो यथार्थ पे लाने में कितनी तकलीफ होती है। ये पहली बार समझ में आया है।
पहली बार उनको समझ में आ गया है कि पार्लियामेंट में जब विपक्ष चढ़ जाता है तो आपके पास शब्द नहीं होते, आपकी शाउटिंग ब्रिगेड भी नीचे पड़ जाती है जब उधर से आवाजें उठती हैं। उन्हें पहली बार समझ में आया कि बजट बनाते समय हमें अब हमारे बैसाखियों को भी पूछना पड़ता है कि आपको क्या चाहिए आका, आप नाराज मत होइए। उन्हें पहली बार समझ में आया कि इस बजट को डिफेंड नहीं कर पाए। वो पहली बार उनको समझ में आ गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन किसी को बनाना पड़ेगा। पहली बार उन्हें समझ में आ गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन जब धारता है तो फिर जी आपकी चीजें पस्त होती है। उन्हें पहली बार समझ में आया कि जिन किसानों को वो हरियाणा भी क्रॉस करने नहीं दे रहे थे, वो किसान पार्लियामेंट के अंदर आकर सीने में मूंग दल के चले गए। उन्हें पहली बार समझ में आ गया कि अल्पमत की सरकार क्या होती है। उन्हें पहली बार समझ में आ गया कि बिल पास करने के लिए जी तमाम लोगों के हाथ पैर जी। जोड़ने पड़ते हैं, नहीं तो बिल वापस होता है। ये पहली बार समझ में आ गया। उनको पहली बार समझ में आ गया कि संघ का हमको कोई जरूरत नहीं, इस बोलने का मायना क्या है। उन्हें पहली बार संघ भी समझ में आया। उन्हें पहली बार समझ में आ गया कि एक आध मुख्यमंत्री ऐसा भी हो सकता है कि जो दिल्ली को भी आके दिखा सकता है, योगी जी ने वो करके दिखाए। बहुत सारी चीजें पहली बार मोदी जी को समझ में आ गई। तो जब पहली बार इतनी बार सारी चीजें समझ में आ गई है, उम्र के इस पड़ाव में मैं तो भगवान से प्रार्थना करूंगा किसी पे ऐसा दिन नहीं आए, लेकिन उम्र के जी इस पड़ाव में जब आदमी हतोत्साहित होता है, सब दूर हारा हुआ महसूस करता है, तब उसको समझ में आता है कि मेरे खोखले शब्द अब मुझे ही दिलासा देने में असफल हो रहे हैं। इसलिए वो जी किसी को मिल नहीं रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ओवर एक्सपोजर, ओवर एक्सपोजर ये शब्द मोदी जी के साथ हास्यास्पद लगता है। ओवर एक्सपोजर तो उनका यूएसपी रहा है। रोज लोगों के नजरों में रहना यूएसपी रहा है। रोज अखबारों में हेडलाइन में रहना यूएसपी रहा है। रोज चैनलों के डिस्कशन में रहना यूएसपी रहा है। वो मोदी जी जी अब ये समझ में आ रहे हैं, चैनलों में जाते हैं तो किरकिरी होती है, लोगों के बीच में जाता तो हास्यास्पद हो जाते हैं, हाउस के सदन में जाते हैं तो अल्पमत होने का डर 24 घंटे सर पे रहता है, और हम जी जी अल्पमत में जी। है इस बोध से अल्प जो चेहरे पे जो एक आभा है वो समाप्त हो गई है। इसीलिए उनकी बॉडी लैंग्वेज वीक। चेहरे 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 पर नूर नहीं है। पहले मुझे एक सांसद कह रहे थे कि मोदी जी जब लोकसभा में आते थे ऐसा लगता था कि तुम आ गए हो तो नूर आ गया है, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन आज मोदी उसी सदन में नहीं जा रहे हैं। आपको क्या लगता है लखेड़ा साहब कि ये जो मोदी जिस मनोस्थिति से मनोदशा से गुजर रहे हैं उसमें बहुत से फैक्टर्स आ गए हैं अचानक, और क्या अचानक मोदी जी को ये एहसास होने लगा कि एक कंधे के नीचे नायडू की बैसाखी है, दूसरे कंधे के नीचे नीतीश की बैसाखी है, और जैसा टाइगर ने कहा था कि बैसाखी लेकर आदमी दौड़ नहीं सकता। तो क्या आपको लग रहा है कि मोदी जी को बहुत से एहसास होने लगे हैं अपनी कमजोरियों के अब? देखिए, कमजोरियों की नहीं, जो उन्होंने पैदा की हुई मुश्किलें, उनके सामने जो चैलेंजेस हैं, जो मुश्किलें आ रही हैं, जिससे वो पूरी तरह डिप्रेशन की हालत में है, वो सेल्फ क्रिएटेड हैं। वो उन्होंने खुद पैदा किए हैं। वो कोई अपोजिशन ने नहीं सामान जुड़ाया, और खुद पैदा किए हैं, और अपने जो पॉलिसीज हैं उन पॉलिसीज की वजह से पैदा किए हैं। प्राइस राइज से जो जो उनका सपोर्ट बेस था उसका मोह भंग हुआ है। इन्फ्लेशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं आप। उनके जो सपोर्टर वर्ग है, मध्यम वर्ग के डार्लिंग, मध्यम वर्ग के वो मसीहा थे, भारत के मध्यम वर्ग के। आज बजट में जो मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा कोस रहा है, मध्यम वर्ग, आप कहीं बात कर लीजिए, उनके लिए बजट में कुछ नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट, बेतहाशा अनएम्प्लॉयमेंट है। हिस्ट्री में भारत के, स्वतंत्र भारत में इतना बड़ा अनएम्प्लॉयमेंट कभी नहीं था, इन्फ्लेशन कभी नहीं था। उसके सामने आप बेबस खड़े हैं और लाचार खड़े हैं। लखेड़ा साहब, मैं एक सीधा सवाल आपसे कर रहा हूं। शेख हसीना, जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने छात्रों पर गोलियां चलाई और एक वहां बड़ा गोलीकांड नरसंहार हुआ, सबने माना, दुनिया ने माना। क्या शेख हसीना को जो जिनके खिलाफ बांग्लादेश में सेंटिमेंट्स थे, शेख हसीना को पनाह नहीं देनी चाहिए थी, भारत में शरण नहीं देनी चाहिए थी, कहीं और इंतजाम करना चाहिए था? ये एक फेलियर हो गया। आपकी डिप्लोमेसी क्या कर रही है? मैं तो यूरोप में, दुनिया के कई देशों में घुमा हूं, डिप्लोमेट से मेरी बात होती थी। आपकी डिप्लोमेसी पूरी तरह फेल हो गई है। और आपने वहां, एक तो वहां क्या हो रहा है, वहां जो गृह युद्ध छिड़ गया था, आपको उसकी जो तीव्रता थी, उसकी गहराई थी, उसका अंदाजा ही नहीं है आपको।
आपके मित्र देश का मतलब कैसा मित्र है जो चारों तरफ से आपसे घिरा हुआ है, लेकिन उनकी हांडी में क्या पक रहा है आपको पता ही नहीं है। और वहां बांग्लादेश। किस तरह के, जी बांग्लादेश चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, समुद्र भी हम ही कंट्रोल करते हैं उनका, चारों तरफ से हम सेफ्टी दे रहे हैं, और वो देश आपका दुश्मन खड़ा बन करके खड़ा हो गया। जो सेंटिमेंट्स हैं, जो मंदिरों पे शेख हमले हसीना हो के रहे हैं, साथ क्या करना चाहिए था? इससे पहले मैं वानखेड़े साहब के पास जाऊं, शेख हसीना के साथ फिर किस तरह का भारत को स्टैंड लेना चाहिए था, ये जानना चाह रहा हूं लकीड़ा साहब। देखिए इनको डिप्लोमेटिकली एक तो वहां के हालात समझने में नाकाम रहे, बहुत देर में हालात समझ पाए ये, और जब समझ पाए तब बहुत देर हो चुकी थी, और आनंद फानन में उनको कह दिया बहन जी आप यहीं आ जाइए, अब बातें चल रही हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। तो आपकी जो कूटनीतिक विफलता ये हुई कि शेख हसीना के लिए भारत के बजाय उनको किसी यूरोप में, फिनलैंड में, इंग्लैंड में कोई इंतजार, आपके जो मिशन है वो मिशन का क्या काम है? वो वहां सैलरी बांटने का या एग्जीबिशन लगाने का काम है उनका। आप इस तरह की जो चीजें होनी चाहिए थी कि आप एक उनको एक सेफ पैसेज देने में ना, आपकी कूटनीति फेल हो गई, एक सेफ पैसेज नहीं दे पाए आप। जी समझ गया। आपने दो बातें कही कि बांग्लादेश पे बुरी तरह फेल हुए, और ये एक आप कह सकते हैं लेटेस्ट ट्रिगर पॉइंट है जहां मोदी जी की कहीं ना कहीं जो साख है और थोड़ी कम हुई। आपका कहना है कि एक तो बांग्लादेश की स्थिति को समझ नहीं पाए डोवाल साहब और हमारे विदेश मंत्री, और दूसरा जब शेख हसीना वहां से अपना महल छोड़ के भाग रही थी तो बजाय भारत में उनको शेल्टर देने के उनको कहीं यूरोप में शेल्टर दिया जाता। तो आज जो जिस तरह की वहां पर हमले हो रहे हैं बांग्लादेश में, एंटी इंडियन वेव है, वो नहीं होती, वो थोड़ी सी चूक हुई। खैर बहरहाल बांग्लादेश हम अलग छोड़ते हैं, मैं टाइगर के पास आ रहा हूँ। टाइगर, जिस तरह से मोदी जी घिरते जा रहे हैं, फंसते जा रहे हैं, पब्लिक फंक्शंस में कम जाते हैं, अब बड़ी मजबूरी में वो वायनाड गए, केरल गए, क्योंकि वहां इतना बड़ा हादसा हो गया था, पार्लियामेंट कम आते हैं, इंटरेक्शंस कम करते हैं। मैं देख रहा था 5 दिन में वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री से मिले नागालैंड के, एक गवर्नर से मिले जो केरल के गवर्नर हैं, मोहम्मद आरिफ खान। मोदी ने जिस तरह से अपने को थोड़ा सा डिस्टेंस, उन्होंने थोड़ा सा दूरियां बना ली हैं कैमरे से और मोदी की, ये आपको लगता है कि ये एक ट्रांजिशन फेज से मोदी को लगने लगा है कि अब ये सत्ता बहुत ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी? यकीनन बिल्कुल, लेकिन इसके पहले मैं एक सिर्फ 30 सेकंड लूंगा आपके, जो बांग्लादेश पे अभी लखेड़े जी ने बोला बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये जो मोदी सरकार है, ये बांग्लादेश को एडवाइस भी कैसे देगी? क्योंकि ये आंदोलन को तो आंदोलन मानते नहीं, विरोध को राष्ट्रद्रोह मानते हैं, विरोधियों को गद्दार मानते हैं, अपनी वेदनाओं को शब्द देने वाले लोगों को राष्ट्रद्रोही मानते हैं। इन्होंने किसान आंदोलन को आंदोलन जीवी अभी खालिस्तानी कह दिया था। तो ऐसा ही पैटर्न शेख हसीना ने कर दिया। उन्होंने भी विद्यार्थियों को रजाकार कहा, गद्दार कहा। आप उसको एडवाइस देते कि आप ये आंदोलन कंट्रोल करें। आज वहां के जो इंचार्ज है, जिन्होंने अभी पूरा सरकार संभाली है, उन्होंने पहला स्टेटमेंट किया कि भारत ने बहुत नाउम्मीद किया। आपने कहा कि आपके राज्य देश का आंतरिक मामला है। अरे आप हमारे बड़े भाई थे, पड़ोसी थे, हमारे अच्छे संबंध थे। हमारे यहाँ भी कुछ होता है तो आपको देखना होता है। क्या भारत में किसान आंदोलन होता तो अमेरिका नहीं बोलता जी, मानव अधिकार की दृष्टि से बोलता। आपको मालूम होना चाहिए था यदि शेख हसीना चली गई वहां पे तो दूसरी ताकतें हावी हो जाएगी। ये आपने सोचा ही नहीं, क्योंकि आपको लगा कि जब हम आंदोलनकारियों को कुछ नहीं मानते तो ये इसको भी मानने दो। ये सोच है, ये सोच है इनकी ये सोच ने ही इनको ये विदेश नीति पे एक्शन करने के लिए मतलब फेल किया। अब बहुत बड़ा पॉइंट टाइगर, बहुत बड़ा पॉइंट टाइगर। एक चीज दर्शकों को बताना चाहूंगा, टाइगर का ये कहना है कि आंदोलन को आंदोलन समझिए, मूवमेंट को मूवमेंट समझिए, पब्लिक आवाज को पब्लिक की आवाज समझिए डेमोक्रेसी में। उनको देशद्रोही मत कहिए। अगर आप देशद्रोही मान लेंगे, जैसे किसानों को अगर आपने देशद्रोही मान लिया, या जो लोग आपके अगेंस्ट आवाज उठा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनको अगर आप देशद्रोही मानेंगे तो फिर मिसकैलकुलेशन है, वो मिसकैलकुलेशन जो शेख हसीना से हो गया। जी हाँ टाइगर, कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं वही कहा कि जो इन्होंने यहाँ मिसकैलकुलेट किया, तो वहां पे सवाल यह है कि हमारा देश आज भी लोकतंत्र में विश्वास रखता है, और इसीलिए हमारे यहाँ रक्तपात नहीं होता। और इसका गलत फहमी इस सरकार को है कि यहाँ के लोग हम कंट्रोल में करते हैं। क्यों मिलेंगे मुझे बताइए? जब आदमी के पास पैसा नहीं है, कर्जदार कर्ज मांगने वाले बाहर खड़े हैं, आदमी किसी के लिए कुछ करने की स्थिति में नहीं है,
आदमी का जो बुलंद एक समय का समय था वो सब खराब हो चुका है। आदमी सबसे बुरे दिन में है। तो ऐसे में आदमी क्या करता है? जो लोग कुंडली में विश्वास रखते हैं उसको क्या कहता है पंडित? साढ़े शादी चल रही है, बस मंदिर जाओ और घर रहो, ज्यादा कुछ काम मत करो, करोगे तो ओहो, फंसोगे। ऐसा साढ़े ही साथी। इनका बुरा, हाँ, ऐसा ही इनका बुरा समय चल रहा है कि रास्ते पे मत चलो कि कुत्ता काट लेगा। ऊंट पे भी बैठोगे तो भी कुत्ता काट लेगा, क्योंकि समय बुरा ऊंट है। पे भी। बैठो तो कुत्ता काट लेगा, अच्छा। समय बुरा है। बोलने में थोड़ी टैक्स लगता है, सब जीएसटी थोड़ी लगता है बोलने में। और अब इनको क्या है, ये बोलने को किसी भी वाक्य को जुमला बोल देते हैं। यही अमित शाह जी है ना जिन्होंने जुमला बोल दिया था। यही अमित शाह जी ने है ना जिनने ये कहा था कि हमको जातिगत जनगणना से कोई परहेज नहीं है। यही अमित शाह जी था, इन्होंने 10 बात की तो 10 बात पे यू टर्न लिया। मैं इनके बातों पे कुछ नहीं, ये अब अपने आप में एक दम लाने का प्रयास करते हैं, अपने आप में एनर्जाइज लाने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, नेता को एनर्जी जो अभी इनके पूरी हवा निकल गई है, वो पूरी एनर्जी और जो नूर आप देखना चाहते हैं, हंसता हुआ नूरानी चेहरा, ये जी। सारा दिखाना चाहता है। ये कोई मशरूम खाने से नहीं आएगा, ये आएगा तो हंसता आपको हुआ, हंसता हुआ नूरानी नूरानी चेहरा, चेहरा। ये वापस आना पड़ेगा तभी जब आप 300 पार करोगे। लकीड़ा साहब, जी। क्या मोदी जी को सेटबैक लगा कि वक्फ बोर्ड का जो एक उनका एजेंडा था कि इसमें मैं डीएम को पावर दे दूंगा, इस तरह का नियम बदल दूंगा, कानून बदल दूंगा, और अल्टीमेटली क्या आपको लगता है, अंदर की खबर, क्योंकि आप तो रोज पार्लियामेंट जाते हैं और नीतीश बाबू के भी टच में, नायडू के भी टच में, क्या नायडू और नीतीश का प्रेशर था और मोदी जी ने ये जो कानून था मुस्लिम वक्फ बोर्ड का, उस पर वो सरेंडर हो गए? कानून पास उन्होंने इसलिए नहीं कराया, उनको लगा कि अगर मैं इस बिल पर बहुत ज्यादा इसको परसू करता हूं तो नायडू नीतीश नाराज हो जाएंगे, और नायडू नीतीश नाराज हुए तो सरकार गिर सकती। देखिए, बहुत बुरी, ये बड़ा सेटबैक था। उनको लग गया था पता कि अगर हमने बेसिकली वो लाए थे उसको जेपीसी में डालने के लिए ही पेश किया था। उनको पता था कि ये मौका नहीं है, क्योंकि उन्होंने वादा कर रखा था पब्लिक से। तो उनको लग गया पता कि ये मौका नहीं है, ये ऐसा वक्त है कि आपके हाथ झुलस जाएंगे इसमें। आपकी जो सरकार है उसके जो दो पहिए हैं वो पहिए क्लच कर जाएंगे, बैसाखियां टूट जाएंगी। इसलिए उन्होंने किया और बला टाला, जिसको कहते हैं पिंड छुड़ाना। पिंड छुड़ा करके किनारे हो गए, क्योंकि उनको लगा कि कुछ भी ये आफत हम पड़े बैठे बैठे आफत मोल ले रहे हैं। देखिए, फेलियर्स जो है ना, फेलियर्स केवल एक ही मोर्चे पर नहीं थी, बाकी जो फेलियर्स हैं, आपका संख्या बल आपके पास है नहीं। संसद सत्र जो हुआ, पिछले दो सरकारों के संसद सत्र और इस सत्र में कितना जमीन आसमान का फर्क था। आपको ये ताकतवर अपोजिशन ने जीने नहीं दिया आपको। पूरे जितने दिन सेशन चला, चाहे वो पिछला फर्स्ट सेशन रहा हो, सेकंड सेशन रहा हो। और तीसरी बात यह है कि न्यायपालिका और इसका रुख देख करके भी देखिए, चारों तरफ से जब मुसीबत आती है, चारों तरफ से आती है। चारों तरफ जो जुडिशरी है, जुडिशरी ने दिखा दिया ना कल, मनीष सिसोदिया की बेल पर दिखा दिया और कमेंट कर दिया कि आपके ये जागीर नहीं है कि आप जीवन भर किसी को जेल में रखें। मेरा स्पष्ट सवाल है कि मोदी जी का जो असली डर है, जो रियल उनका जो एक कह सकते हैं डर लग रहा, फियर जिसे कहते हैं, फियर फैक्टर, वो महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड, इन तीनों राज्यों के चुनाव को लेकर है। उनको लगता है कि ये अगर हारेंगे तो हालात और ज्यादा मोदी के खराब हो जाएंगे। सवाल सवाल 3 राज्यों का नहीं है, मैं वही तो बता रहा हूं दीपक भाई आपको। वो जानते हैं 3 राज्य हम हार रहे हैं, सवाल वो भी नहीं है। सवाल ये है कि आपने याद होगा पिछली बार क्लीन स्वीप करने के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, तीनों राज्य कांग्रेस को चले गए थे लोकसभा चुनाव के बाद। क्या हुआ उनका? कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तब 300 प्लस का नंबर था। मोदी जी को सुबह से शाम तक जो सपने ही आ रहे हैं कि वो 240 के साथ अकेले पड़े हुए, उन्हें उन 52 लोगों में से एक पे भी विश्वास नहीं कि ये परमानेंट मेरे साथ रहेगा। आखिरी सवाल लखेड़ा साहब, और 1-1.5 मिनट में जवाब चाहूंगा। क्या आपको लगता है, टाइगर ने कहा कि ये तीनों राज्य मोदी जी के हाथ से निकल रहे हैं, महाराष्ट्र निकल रहा है, हरियाणा निकल रहा है, झारखंड निकल रहा है। मैं बहुत डिटेल में इन राज्यों पर नहीं जाना चाहता, फिर कभी वीडियो बनाएंगे। अगर ये तीनों राज्य जैसा टाइगर कह रहे हैं मोदी के हाथ से निकल गए, तो आपको लगता है मोहन भागवत और बीजेपी के जो बागी लोग हैं, जो अंदर ही अंदर मतलब मोदी जी से गुस्सा पूरा भरे बैठे हैं, क्या ये लोग बवाल मचाएंगे? उसके बाद नवंबर में बवाल मचेगा अगर ये तीनों राज्य मोदी जी गवा देते हैं।
देखिए, मैं बहुत स्पष्ट ढंग से कहना चाहूंगा कि ये नवंबर में जो तूफान आएगा और जो ज्वालामुखी अंदर ही अंदर बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक आपने नहीं बुलाई। हम अभी तो तक ये नहीं। कह रहे हैं कि 240, आप 240 की बातें हम सब कह रहे हैं कि 240 हैं, 240 से ऊपर होते तो पता नहीं क्रांति आ जाती। मैं तो ये कहता हूं कि 240 भी इनके साथ नहीं है। अगर 240 इनके साथ होते तो ये 7 तारीख को जो पहली बैठक हुई थी बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की, जो बैठक ड्यू थी, और आरएसएस जिसको पीछे से मॉनिटर कर रहा था, और आरएसएस ने लोगों को तैयार भी कर दिया था, 3-4 लोगों को, कि आप मुद्दा उठाइए कि अब मोदी जी ज्वाइंट लीडरशिप चलेगी, संयुक्त लीडरशिप चलेगी, आप उप प्रधानमंत्री बनाएंगे 2 लोगों को। ये जब जैसे ये सारी खबरें ऊपर पहुंच गई, मोदी जी का तंत्र तो बहुत तेज है। मोदी जी ने कहा नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। जैसे आपके घर में मोहल्ले में झगड़ा हो जाए तो आप जो है पूरे शहर के घर लोगों को डंडा लेके घर में बुला लेते हैं, तो लोग मोहल्ले वाले डर जाते हैं। पूरा एनडीए बुला लिया, उन्होंने कहा जब पूरा एनडीए शहर आपके साथ आ गया तो वो भी बेचारे दुम दुम जो घुमा करके आपके साथ खड़े हो गए, तो कोई रास्ता नहीं है। और आरएसएस इससे संतुष्ट मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि एक ज्वालामुखी धधक रहा है, फट सकता है अगर ये तीनों राज्य निकल गए बीजेपी के अंदर। यस, खुल करके डिमांड होगी कि भाई साहब आपकी निजी हार है, ये आपकी व्यक्तिगत हार है, ये चुनाव भी आपके चेहरे पर, ये नहीं कह सकते कि मेरे चेहरे पर ये चुनाव नहीं लड़े गए, इन्हीं के चेहरे पर वो चुनाव लड़े जा रहे हैं। झारखंड में इनके चेहरे पर चुनाव, अब आप नहीं कह सकते लोकल लीडरशिप के चुनाव लड़ेंगे। प्रॉब्लम, बिग प्रॉब्लम। लास्ट कमेंट लेना चाह रहा हूं टाइगर। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, बगावत का ज्वालामुखी धधक रहा है बीजेपी के अंदर, धुआं ही धुआं है, लोग मन बनाए बैठे हैं, मोहन भागवत मन बनाए बैठे हैं कि गलती हुई नहीं, खेल हुआ नहीं। तो क्या आपको लग रहा है नवंबर के बाद ऐसा दिक्कत हो सकती है? ऐसा हमको 240 पे भी लग रहा था, नहीं हुआ। एक ट्रिक खेल गए। इन 2 गुजरातियों के पास ट्रिकों की कमी नहीं है, इसलिए मैं इनको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करता। मुझे लगता है कि अभी तक बीजेपी के अध्यक्ष का चयन जो खटाई में पड़ा हुआ है, पीछे पड़ा हुआ है, वो इन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों के बाद अध्यक्ष जो आएगा वो तय करेगा। फिर वो तय करेगा संगठन कैसा चलेगा और सत्ता कैसी चलेगी। यदि बहुत ही बुरे हाल हुए और संघ की चली तो संजय जोशी भी अध्यक्ष बन सकते हैं। और फिर मोदी जी की जगह कुछ घोड़ा बदल सकता है रथ का? नहीं तो संजय जोशी अध्यक्ष बनने के बाद मोदी जी स्वयं ही चले जाएंगे। ओ चलिए साहब, नवंबर का इंतजार करते हैं। जैसा कि हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं, मायूसी का जो ये आलम है, ये सिर्फ एक डर है। 3 राज्यों के बाद क्या होगा, अगला पड़ाव जो मोदी जी का आ रहा है उसमें क्या होगा, नवंबर के महीने में क्या होगा। और जैसा कि लखेड़ा साहब ने कहा कि महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड गया तो फिर आरएसएस और बीजेपी के अंदर ही लंका लगने लगेगी मोदी जी की। और टाइगर कह रहे हैं कि अगर अध्यक्ष दूसरा आ गया, एंटी गुजरात लॉबी का आ गया, तो फिर मोदी जी को बैकफुट पर जाना पड़ेगा। बहरहाल चारों तरफ से मुसीबत से घिरे हुए हैं और इसी वजह से एक मायूसी का आलम है, चेहरे से नूर जा रहा है। टाइगर आप आए, बड़ी खुलकर बात हुई, क्योंकि एक ऐसा विषय था कि मोदी मायूस, मोदी के चेहरे पे नूर नहीं, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं होता। दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और बड़ी मुश्किल से मेरा और आपकी ये खुशकिस्मती है दोस्तों कि टाइगर और लखेड़ा जैसे पत्रकार हैं जो कम से कम इस टॉपिक पर कैमरे पर बोलते हैं। थैंक यू सो मच। आज तो बहुत जबरदस्त फायरी डिबेट था और आप लोगों ने जिस तरह से कहा कि जो असली खेल है नवंबर से शुरू होने जा रहा है, लेट्स वेट फॉर नवंबर। टाइगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लखेड़ा साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आए। थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ माय फ्रेंड, थैंक यू सो मच सर।